गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास सेवेंथ के हिस्ट्री चैप्टर 4 को आगे हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। टुडे विल इन नेक्स्ट वीडियो वी हैव डिस्कस अबाउट द अकबर एंड देयर एक्सपेंशन एंड सेकंड बैटल ऑफ पानीपत। पहले पिछली वीडियो में हमने अकबर का शासन के बारे में पढ़ा था। अकबर हमारे भारत के दिल्ली की गद्दी पर 1565 से लेकर 1605 तक शासन किया और उसका पानीपत के द्वितीय युद्ध के बाद सेकंड बैटल ऑफ पानीपत के बाद इसने दिल्ली पर पुनर्धिकार किया। उसके बाद उसने अपने साम्राज्य का एक्सपेंडेड हिज टेरिटरी फ्रॉम काबुल टू असम एंड फ्रॉम हिमालय टू खानदेश। तो उसका साम्राज्य जो है काबुल से लेकर कंधार तक और काबुल से लेकर आसाम तक और इधर आपका हिमालय से लेकर खानदेश तक इसका साम्राज्य फैला हुआ था। इस तरह टुडे विल डिस्कस इस तरह हमने देखा कहाँ से कहाँ तक उसके राज्य का विस्तार था अकबर का। टुडे विल डिस्कस अबाउट द अकबर एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी। अकबर के आज हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे। उसने प्रदेश का प्रशासन, अपने देश का शासन कैसे चलाया, क्या क्या तरीके उसने अपनाए। ही डिवाइडेड द प्रोविंसेस इनटू नंबर ऑफ पार्ट्स। देश चलाने के जैसे कैसे हमारा देश आज पूरा भारत देश है और सुविधा के लिए अलग प्रदेशों में 28 स्टेट्स में बांटा गया है, उसी तरह अकबर ने भी अपने प्रदेश साम्राज्य को अलग अलग भागों में बांट दिया। उसके टोटल टेरिटरी अगर देखा जाए अकबर का तो मुगल ने 12 प्रोविंसेस थे, 12 प्रोविंसेस जिसको सूबा के नाम से जाना जाता था। बाद में उससे 3 प्रोविंस और जुड़ गए, बरार, खानदेश और अहमदनगर, ये 3 जुट गए। इसमें मिलाकर 15 प्रोविंस जिसे आज का प्रदेश है, हम लोग देखते हैं उस तरह प्रदेश हो गए थे। तो प्रशासन की सुविधा के लिए सूबा वाज डिवाइडेड इनटू सरकार इज फर्दर डिवाइडेड इनटू परगना एंड परगना इज डिवाइडेड इनटू महाल। हम लोग देख सकते हैं इसमें सरकार को प्रशासन सुविधा के लिए इसको सूबा को सरकार में बांटा गया था और सूबा को सरकार और सरकार को परगना और परगना को महाल में बांटा गया था। बाद में ड्यूरिंग द शाहजहां रीजन another administrative unit चकला came into existence. It was cluster of number of परगनास। इसमें देख सकते हैं शाहजहां के समय में एक बदलाव हमें देखने को मिलता है। बहुत सारे परगना को मिलाकर चकला कहा जाता था। उसके समय में शाहजहां के शासनकाल में इस प्रशासनिक व्यवस्था में जोड़ा गया। नाउ वी डिस्कस अबाउट द मनसबदारी सिस्टम। अकबर के द्वारा मनसबदारी सिस्टम शुरू किया गया। ये मुख्य रूप से मुगल सेना को एक मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन बनाए अच्छी ढंग से चलाने के लिए मनसबदारी व्यवस्था लागू की अकबर के द्वारा। इसे मुख्य रूप से अकबर के द्वारा जो अधिकारी नियुक्त किए जाते थे, खास करके ईरानी हो गए, तुरानी, इंडियन मुस्लिम जिसको शेख ज़्यादा कहा जाता था, एंड अफगान एंड राजपूत एंड लेटर द मराठा वेयर आल्सो इंक्लूडेड इन द मुगल आर्मी। मुगल सेना में बाद में मराठा लोगों को भी शामिल किया गया। मुख्य रूप से इसमें राजपूत लोग को साथ साथ अफगान और तुर्क ईरानी हम देखे। इनको मनसबदार कहा जाता था और उनकी विशेषता ये हो जाती थी कि उनको मनसब क्या होता था, एक पद होता था और उसके आधार पर उनको उनका रैंक और सैलरी निश्चित होता है। तो इसको जात और सवार में बांटा गया था। ए फिक्स स्पेसिफिक नंबर ऑफ सवार कंटिजेंट्स विथ हॉर्सेज एंड इक्विपमेंट दैट मनसब हैड टू मेंटेन। इसमें क्या करना पड़ता था, जो भी मनसबदार होता था एक निश्चित संख्या में उसको घोड़सवार सेना रखनी पड़ती थी और उसके अनुपात में उसको उसकी वेतन सैलरी तय होती थी। तो ये जात और सवार के आधार पर पूरा मुगल सेना को गठित किया गया था। बड़े बड़े अधिकारी होते थे, उनको अलग अलग से 1000 जात और 1000 सवार कर दिया गया था। कहने का मतलब है उसका वेतन 1000 होगा और 1000 उसको घुड़सवार सैनिक रखना पड़ता था। इस तरह जात और सवार के आधार पर हम लोग मनसबदारी व्यवस्था देखने को मिलती है। नाउ वी डिस्कस अबाउट द मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द अकबर, द न्यू शेप ऑफ मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन
उसने मिलिट्री को एक नया रूप दिया और सेंट्रलाइज व्यवस्था लागू की। सेंट्रलाइज मिलिट्री सिस्टम हम लोग देखने को मिलता है इसमें। सेंट्रलाइज मिलिट्री सिस्टम में इसमें राजा, जैसे कैसे हमारे राष्ट्रपति को मिलिट्री तीनों सेनाओं का प्रधान होते, उसी तरह राजा तीनों जो भी सेना होती थी उसका प्रधान होता था। मिलिट्री उसके नियंत्रण में काम करती थी। और इसे देखते हैं इसने मिलिट्री व्यवस्था को बहुत ही अच्छी तरह सुदृढ़ बनाया, ताकि जब भी कोई किसी क्षेत्र का आक्रमण करना हो या युद्ध करना हो तो अच्छी तरह से सेना उसकी मदद कर सके। नाउ वी डिस्कस अबाउट द जागीरदारी सिस्टम। जागीरदारी सिस्टम ड्यूरिंग द अकबर रीजन, ऑल द मनसबदार वेर पेड इन कैश आर इन द फॉर्म ऑफ जागीर। खास करके अकबर के समय में मनसबदारी व्यवस्था लागू की गई थी। उसमें जात और सवार के आधार पर जो भी अधिकारी होते थे उनका पद और वेतन निश्चित कर दिया जाता था। तो उनको कभी कभी नगद वेतन भी मिलता था या उनको जागीर ज़मीन दे दी जाती थी, ताकि उस ज़मीन से जो लगान आएगा, जो रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे वो उनकी सैलरी के आधार पर उतनी ज़मीन दे दी जाती थी और उसी सैलरी से अपनी घुड़सवार सेना रखते थे और राजा की जब बादशाह की जब जरूरत होती मदद करते थे। एम्पायर और सक्सीडेड इन गेटिंग द सपोर्ट ऑफ चिफ्टेंस। खास करके जो गांव में जो मुखिया लोग होते थे उनको भी क्या करता था, नियुक्ति उनकी भी होती थी और उनकी सेना रखने के लिए मजबूर किया जाता था। ये लोग को भी जागीर दे दी जाती थी राजा के बादशाह के द्वारा। और ये कभी कभी उनका क्षेत्र अपने क्षेत्र से जागीर जो दी थी बड़ा हो जाता था। और ये लोग जमींदार लोग क्या करते, ये लोग राजा की जब भी बादशाह की जब भी सेना की जरूरत होती थी उसकी मदद करते थे। तो इस तरह हम लोग देखते हैं कि व्यवस्था के माध्यम से किंग क्या करता था, अपने सिक्योरिटी व्यवस्था को साथ ही साथ जब भी कहीं विद्रोह होता था, सैनिक विद्रोह होता था, उस विद्रोह को दबाने में उसको मदद मिलती थी। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे द लैंड रेवेन्यू सिस्टम ऑफ